आज हम लोग पढ़ते हैं सेगमेंटेशन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पेजिंग के बारे में पढ़े थे। तो पेजिंग क्या करता था, एक प्रोग्राम को दो या दो से अधिक पार्ट में क्या कर देता था, डिवाइड कर देता था। तो जस्ट सिमिलर टू पेजिंग है ये सेगमेंटेशन, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। अंतर क्या है कि ये हमारा जो भी लॉजिकल इंटिटीज है, लॉजिकल इंटिटीज कहने का मतलब क्या कि अगर कोई प्रोग्राम करते हो, कोई भी प्रोग्राम अगर हम करते हैं तो प्रोग्राम में तीन पार्ट होता है। क्या सब पार्ट होता है? एक होता है कोड, जो कि कोड लिखते हैं। एक होता है डाटा, जो डाटा इनपुट आउटपुट हम करते हैं। और एक होता है स्टैक। स्टैक क्या होता है? इसमें पुश और पॉप जो होता है, ये इनपुट आउटपुट के लिए ये स्टैक यूज किया जाता है। पुश और पॉप इसमें ऑपरेशन होता है। एक डीएस पेपर है, डीएस में स्टैक क्यों पढ़ना है डाटा स्ट्रक्चर में, तो उसको हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि स्टैक यूज किया जाता है इनपुट आउटपुट के लिए। पुश और पॉप, पुश करते हैं तो इनपुट होता है, पॉप करते हैं तो आउटपुट होता है। तो सीधी सी बात है कि हमारे प्रोग्राम में तीन पार्ट होता है, कोड, डाटा और स्टैक। सेगमेंटेशन का हिंदी होता है विभाजन। क्या? विभाजन। तो आखिर ये क्या विभाजन करता है, क्या सेगमेंट करता है? तो हमारा जो कोड है, हमारा जो प्रोग्राम है, उसको ये तीन पार्ट में डिवाइड कर देता है। उसको ये तीन पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब कहोगे कि सर वहां पेजिंग में भी तो डिवीजन हो रहा था। तो पेजिंग में जो डिवीजन हो रहा था उसमें कोड अलग, डाटा अलग और स्टैक अलग नहीं होता था। वहां पर तीनों का जो है सो कॉम्बिनेशन ही अलग होता था। लेकिन यहां पर क्या है कि सिगमेंट जो करता है वो तीनों पार्ट को अलग अलग करके सिगमेंट करता है। यानी कि कोड को अलग पार्ट में रखा, अलग सेगमेंट में रखा, डाटा को अलग सेगमेंट में रखा, स्टैक को अलग सेगमेंट में रखा। तो ये तीनों पार्ट अगर अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाता है तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है हमको? इससे बेनिफिट क्या मिलता है? तो बेनिफिट यही मिलता है कि अगर कोड में तुम चेंज करो, अगर कोड में तुम चेंज करो तो डाटा इफेक्टेड होगा क्या? नहीं होगा इफेक्टेड। अगर डाटा में तुम चेंज करो तो कोड इफेक्टेड होगा क्या? नहीं होगा। स्टैक में चेंज करो तो डाटा और कोड में से कोई इफेक्टेड होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां पर जो पेजिंग में हमारा डिसएडवांटेज था, क्या डिसएडवांटेज था कि अगर कहीं पर एक भी चेंज हम करते थे तो वो पूरा का पूरा प्रोग्राम चेंज हो जाता था। कहीं भी अगर एक चेंज करते थे तो उससे रिलेटेड जहां भी प्रोग्राम में, चाहे वो डाटा सेक्शन हो, कोड सेक्शन हो, स्टैक सेक्शन हो, सारे सेक्शन में वो चेंजिंग हो जाता था। लेकिन सेगमेंटेशन में क्या है कि अगर तुम कोड में चेंज करो तो डाटा इफेक्टेड नहीं होगा, स्टैक इफेक्टेड नहीं होगा। डाटा में चेंज करो तो कोड इफेक्टेड नहीं होगा, स्टैक इफेक्टेड नहीं होगा। अगर स्टैक में तुम चेंज करते हो किसी भी तरह का तो कोड और डाटा इफेक्टेड नहीं होगा। यानी कि कंक्लूजन ये निकलता है कि ये सब का सब सेगमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि अगर डिपेंडेंट रहता तो एक में चेंज होने पर दूसरा जो है सो रिजल्ट चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा सेगमेंटेशन में यही एडवांटेज हमको मिलता है रिस्पेक्ट टू पेजिंग, कि यहाँ पर कोड, डाटा और स्टैक तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है। एक ही प्रोग्राम को तीन पार्ट में, नेचुरल डिवीजन है ये किसी भी प्रोग्राम का, कि हमारे प्रोग्राम में तीन पार्ट होता है, एक कोड होता है, एक डाटा। अब कहोगे कि कोड क्या है? जैसे कोई लॉजिक लिखते हो तो वो कोड है। डाटा इनपुट आउटपुट जो करते हो वो डाटा है। डाटा जो तुम देते हो किसी भी प्रोग्राम को, डाटा हम करते हैं ना, डाटा इनपुट देते हैं ना, डाटा आउटपुट आता है ना,
वो डाटा सेक्शन है। जो हमारा लॉजिक सेक्शन है वो कोड सेक्शन है, और स्टैक जो है वो हमारे डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट है कि डाटा को किस तरह से कहाँ पे अरेंज करना है, वो चीज स्टैक है। तो ये तीनों नेचुरल डिवीजन है किसी भी प्रोग्राम का, और ये सेगमेंटेशन में तीनों अपना अलग अलग सेगमेंट बनाता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे सेगमेंट बनता है। तो ये तीनों अपना अलग अलग सेगमेंट बनाता है, इसीलिए ये तीनों खुद ब खुद इंडिपेंडेंट है। यानी कि अगर किसी एक में चेंज किए तो दूसरा इफेक्टेड नहीं होता है, और यही चीज हमको पेजिंग में देखने को नहीं मिलता था। अगर एक ये कहीं पर भी चेंज करते थे तो पूरा का पूरा दूसरा भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता था और उसको चेंज करना होता था। लेकिन यहाँ पर अगर कोड चेंज किए हैं तो सिर्फ और सिर्फ कोड इफेक्टेड होगा, डाटा चेंज किए हैं तो सिर्फ और सिर्फ डाटा इफेक्टेड होगा, और अगर डाटा स्ट्रक्चर स्टैक चेंज किए हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टैक इफेक्टेड होगा। यानी कि ये खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम अगर थ्योरेटिकली लिखें तो segments are लॉजिकल एंटिटीज। लॉजिकल एंटिटीज कहने का मतलब वही कोड, डाटा और स्टैक, सच एज प्रोग्राम और डाटा सेट्स। अब नेचुरल डिवीजन जो है किसी भी प्रोग्राम का कितना होता है, अभी जस्ट बताए हैं कितने तरह का होता है, कितने तरह का होता है जी, अभी तुरंत बताएं। नेचुरल डिवीजन ऑफ प्रोग्राम 3 टाइप्स का। कौन सा? कोड, डाटा, स्टैक। कोड, डाटा और स्टैक। और यही सेगमेंटेशन में क्या करता है, यही तीनों का अलग अलग सेगमेंट बनाता है। यानी कि segmentation allows the code to divide it into 3 segments. पहला कोड सेगमेंट, दूसरा डाटा सेगमेंट, और तीसरा स्टैक सेगमेंट। जैसे हम एग्जांपल में अगर देखना चाहें तो ये प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में हम अगर लेयर वाइज देखें, मान के चलो कि ये डाटा है, ये कोड है और ये स्टैक। अगर इसको इस तरह से डिवाइड करें, इस तरह से, तो हर एक पेज में क्या आ रहा है, हर एक पेज में तीनों आ रहा है कि नहीं, डाटा भी आ रहा है, कोड भी आ रहा है और स्टैक भी आ रहा है। तो अगर यहां पर हम चेंज करें तो ऑटोमेटिकली ये भी रिफ्लेक्ट होगा और ये भी रिफ्लेक्ट होगा। यानी कि डाटा में अगर चेंज करें तो ये दोनों भी रिफ्लेक्ट होगा, कोड में चेंज करें तो ये दोनों भी। अगर इसको इसी तरह से डिवाइड कर दिया जाए, डाटा को अलग, कोड को अलग, स्टैक को अलग, तो डाटा में अगर चेंज करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होगा क्या, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है। ये इसमें चेंज करेंगे तो ये दोनों रिफ्लेक्ट होगा क्या, नहीं है।
नहीं होगा क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है। लेकिन पेजिंग में ये तीनों का मिक्सअप है। यही अंतर है पेजिंग और सेगमेंटेशन में, यानी कि ये सब का सब अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो ये इंडिपेंडेंट होने से फायदा क्या मिला? अगर इस डाटा का यूज किसी और प्रोग्राम में करना हो तो इजीली यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इजीली यूज कर सकते हैं ना। इस कोड का यूज अगर किसी और प्रोग्राम में करना हो तो इजीली यूज, यानी कि रीयूजेबिलिटी का हमको यहाँ पर एडवांटेज मिला। तो हम क्या लिख सकते हैं? becomes easy to store, segment and reusable by various programs। ये लाइन समझ में आया? ये लाइन समझ में आया कि अगर डाटा या कोड या स्टैक तीनों सेपरेट है, अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में हम इसका यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। अगर तीनों का तीनों सेपरेट नहीं है, अगर तीनों सेपरेट नहीं है, जैसे पेजिंग में ये इसी पेज में डाटा भी होता था, कोड भी होता था, स्टैक भी होता था, तो वहां पर हम यदि एक पेज को यूज करना चाहें तो डाटा का सिर्फ और सिर्फ अगर किसी दूसरे प्रोग्राम में इस प्रोग्राम के डाटा का यूज करना हो तो पूरा का पूरा डाटा यूज हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। डाटा के साथ कोड भी जाएगा, कोड के साथ स्टैक भी जाएगा, तो वहां पर रीयूजेबिलिटी का फंक्शन हमको नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पर रीयूजेबिलिटी का फंक्शन हमको एडवांटेज मिलता है, इसीलिए ये सेगमेंटेशन हम यूज करते हैं। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। एक चीज और है, जो चीज हम बोले हैं कि सेगमेंटेशन जो है सो लॉजिकली इंडिपेंडेंट होता है। सेगमेंट जो होता है लॉजिकली इंडिपेंडेंट, डाटा से कोड को कोई मतलब नहीं, कोड से स्टैक को कोई मतलब नहीं। अगर डाटा में चेंज करे तो कोड ना रिफ्लेक्ट होगा, ना स्टैक रिफ्लेक्ट होगा। अगर स्टैक में चेंज करे तो ना डाटा रिफ्लेक्ट होगा, ना कोड रिफ्लेक्ट होगा, सो एंड सो। तो क्या लिख सकते हैं? segments are logically independent। क्यों इंडिपेंडेंट है? इफ ए प्रोग्राम segment can be changed or recompiled। independently। आया समझ में बात? क्या सब हुआ इसमें? सबसे पहली बात, सेगमेंटेशन यूज क्यों करते हैं? सेगमेंटेशन का हिंदी ही होता है विभाजन। तो विभाजन तो पेजिंग में भी होता था, लेकिन एक प्रोग्राम का अगर नेचुरल डिवीजन हम करें तो 3 पार्ट में बंटता है। क्या सब पार्ट होता है उसका? एक होता है डाटा, एक होता है कोड, और एक होता है स्टैक। तो हम पेजिंग जो करते थे तो पेजिंग में डाटा, कोड और स्टैक तीनों एक साथ ही पेजिंग में जाता था, तीनों अलग अलग नहीं जाता था। तो वहां पर क्या होता था कि अगर इस प्रोग्राम के डाटा का या कोड का या स्टैक का यूज अगर किसी और प्रोग्राम में करना हो तो नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि हमारे कोड, सिर्फ अगर कोड का जरूरत हो तो पूरा कोड एक जगह नहीं है, कोड का कुछ भाग है, डाटा का कुछ भाग है, स्टैक का कुछ भाग है, लेकिन वहां पर यूज करना है सिर्फ और सिर्फ कोड, तो नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ पर सेगमेंटेशन में क्या करता है, जो नेचुरल डिवीजन है हमारे प्रोग्राम का,
डाटा और कोड और सेगमेंट इस तीनों का अलग डाटा कोड और स्टैक इस तीनों का अलग अलग सेगमेंट बना देता है। और इस तीनों सेगमेंट से क्या होता है कि रीयूजेबिलिटी हमको, और दूसरी बात कि अगर डाटा में चेंज करें तो कोड स्टैक रिफ्लेक्ट नहीं होता है, कोड में चेंज करें तो डाटा स्टैक रिफ्लेक्ट नहीं होता है, स्टैक में चेंज करें तो डाटा कोड नहीं रिफ्लेक्ट होता है। तो इसीलिए हम जो है सो सेगमेंटेशन में ये भी कह सकते हैं कि ये इसका हर एक सेगमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। नो सर। नो सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? एक चीज और सबसे बड़ा चीज क्या होता है, सिक्योरिटी। हमारा कोई भी प्रोग्राम है तो क्या सिक्योरिटी इसमें है? यहां पर सिक्योरिटी है, यस है। अगर है तो हाउ, कैसे है? तो हम C++ तुम लोग पढ़े होगे, तो अब जैसे उसका प्रॉपर्टीज है, हम एक चीज पूछना चाहेंगे C++ से, क्लास पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? वहां पर दो चीज होता है, एक होता है स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप ऑफ वेरिएबल, और एक होता है एक्सेस राइट। हम इससे क्वेश्चन अराइज करना चाहेंगे क्योंकि C++ तुम लोग पढ़ के आए हो, तो इसीलिए स्कोप ऑफ वेरिएबल कितने तरह का होता है? यहाँ इसको एक्सेस स्पेसिफायर भी कहते हैं। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल कितने तरह का होता है? एक होता है फंक्शन, जिसको कि जावा में हम मेथड भी कहते हैं। दूसरा होता है क्लास, और तीसरा होता है पैकेज। एक्सेस राइट तीन तरह का होता है, एक होता है पब्लिक, कुछ याद आ रहा है? एक होता है प्राइवेट, और एक होता है प्रोटेक्टेड। पढ़ाए होंगे सर इसको, बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे। जो ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बात है कि फंक्शन, स्कोप ऑफ वेरिएबल फंक्शन जो है ये क्या दिखाता है। स्कोप ऑफ वेरिएबल हम भी सी में पढ़ाए थे। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम था, वॉइड मेन था, और यहाँ पर कोई अगर इंट ए डिक्लेयर कर देते थे और उसके बाद वॉइड मेन डिक्लेयर करते थे, और उसके अंदर एक मान के चलो कि इंट बी डिक्लेयर करते थे, तो हम इसको कहते थे ग्लोबल और इसको कहते थे लोकल। याद है कुछ? तो ये लोकल क्यों हुआ और ये ग्लोबल क्यों हुआ? क्योंकि ये इस ब्लॉक के अंदर है, तो इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर होगा, और ग्लोबल जो है उसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में होगा, यानी कि पूरे पैकेज में होगा। अब हम इस ट्रैक को सी पे लेके C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर लेके चलते हैं। तो जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है उसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर होगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन याद करो, अगर हम बताए थे सी में इंट सम, इंट ए, इंट बी, और इसके अंदर एक इंट एस लेते थे, और यहाँ पर s इक्वल टू a प्लस बी करते थे और रिटर्न s करते थे। याद है कुछ? ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन था। तो यहाँ a, b और s जो है ये तीनों का तीनों स्कोप जो है वो कहाँ तक है सीमित? ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन तक है सीमित। इस ब्लॉक से बाहर इस a, b और s को हम कभी यूज नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड हो
तो वो वेरिएबल का यूज हम सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के अंदर कर सकते हैं। इनहेरिटेंस पढ़े होंगे सी प्लस प्लस में, उसमें मोर देन वन क्लास हुआ करता था। तो जब हम एक क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो किसी दूसरे क्लास में वो वेरिएबल यूज नहीं हो पाता है, क्योंकि उस वेरिएबल का स्कोप विद इन द क्लास है। अगर किसी वेरिएबल को किसी एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल का स्कोप विद इन दैट फंक्शन है। अगर किसी वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम के लिए डिक्लेयर करते हैं, यानी कि ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं, तो उसका स्कोप फुल्ली पैकेज यानी कि पूरा का पूरा प्रोग्राम में होगा। ये चीज समझ में आया या नहीं? यस सर। उसी तरह से हमारा एक्सेस राइट याद करो, जब हम प्रोग्राम करते थे, क्लास का प्रोग्राम हम जब करते थे तो वहां पर 3 कॉन्सेप्ट आता था। कौन सब कॉन्सेप्ट आता था? पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। इसको जस्ट इस तरह से देखो, ये इससे मिला दो, यानी कि जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर, इस तरह से अगर इसको कर दो तो ये तुमको क्लियर समझ में आएगा कि जो वेरिएबल पब्लिकली डिक्लेयर्ड है या जो मेंबर फंक्शन या डाटा मेंबर पब्लिकली डिक्लेयर्ड है, उसका स्कोप पूरा का पूरा पैकेज होता है। पूरा का पूरा पैकेज होता है, यानी कि पूरे प्रोग्राम में उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। याद करो सी प्लस प्लस को, याद है? कुछ बताए थे कुछ? यस सर। वो पब्लिकली जो डिक्लेयर्ड होता था वो वेरिएबल क्या होता था? पूरा का पूरा प्रोग्राम में हम कहीं भी यूज कर सकते थे। इसीलिए जो डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को हमको बाहर डिफाइन करना होता था या बाहर यूज करना होता था, मेंबर फंक्शन को हमेशा हम पब्लिक रखते थे, क्योंकि मेंबर फंक्शन को कॉल कहां से करना होता था? हमको मेन से कॉल करना होता था, एक्सेप्ट कुछ मेंबर फंक्शन जैसे प्राइवेट मेंबर फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन है, उसको छोड़ करके जो जनरल मेंबर फंक्शन था उसको हमेशा हम पब्लिक डिक्लेयर करते थे, क्योंकि उस मेंबर फंक्शन को हमको मेन के थ्रू कॉल करना था। तो पब्लिकली अगर डिक्लेयर्ड है तो पूरे पैकेज में यानी कि पूरे प्रोग्राम में हम उसको अदर ब्लॉक में भी या बाहर भी कहीं भी यूज कर सकते थे। इसीलिए यहाँ पर एक्सेस राइट जो है सेगमेंटेशन में ये चीज हमको मिलता है कि हमारे पास एक्सेस राइट है, स्कोप ऑफ वेरिएबल है। अगर हम पब्लिकली डिक्लेयर कर दे तो पूरे पैकेज में होगा, अगर सिर्फ प्राइवेट डिक्लेयर किए तो सिर्फ और सिर्फ उस क्लास के लिए होगा, और प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किए तो वो फंक्शन के लिए होगा। ये हमारा हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। कौन करवाता है सिक्योरिटी प्रोवाइड? सेगमेंटेशन के थ्रू, कि हम किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस राइट दे सकते हैं। उस एक्सेस राइट के बल पे हम उस प्रोग्राम के डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को कहाँ यूज कर रहे हैं वो चीज पता है, और कहाँ तक हम यूज कर सकते हैं उसको, ये चीज हमारा क्लियर हो जाता है। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बोलो, कोई कंफ्यूजन तो बोलो। सर सेगमेंटेशन कैसे यूज करते हैं, मतलब इस प्रॉपर्टी को वो नहीं समझ में आया। सेगमेंटेशन कैसे यूज करते हैं? कोई भी प्रोग्राम अगर है, कोई भी प्रोग्राम है तो प्रोग्राम तो बड़ा सा पार्ट है। प्रोग्राम में तो 3 चीज है, क्या सब है? डाटा है और स्टैक है और क्या है? कोड। कोड है। ये 3 चीज है। अगर इस पूरे प्रोग्राम को तुम मेन मेमोरी में ले जाना चाहो तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि मेन मेमोरी इससे कम हो, तो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तब इसको क्या करते हैं हम? तो ये तीनों पार्ट को अलग अलग कर देते हैं। तीनों पार्ट अलग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका डाटा को अलग कर दिया, स्टैक को अलग कर दिया और कोड को अलग कर दिया। और डाटा को अलग कर दिया, कोड को अलग कर दिया और स्टैक को अलग कर दिया, तो हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो हमारा मेन मेमोरी में डाटा फेच हो सकता है, मेन मेमोरी में हमारा ये प्रोग्राम जा सकता है। सेगमेंट बाय सेगमेंट, ये 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया।
तो सेगमेंट बाय सेगमेंट ये डिवाइड होके चला जाएगा। यही ना जानना चाह रहे थे कि और कोई प्रॉब्लम? अब मतलब इसका सिक्योरिटी पर्पस, क्या? तो इसका सिक्योरिटी पर्पस मतलब कैसे ये सिक्योरिटी को मतलब यूज करेगा वो? सिक्योरिटी पर्पस, अब देखो जैसे कोई डाटा है, कोई स्टैक है या कोई कोड है, अगर उसको एक्सेस राइट मिल जाए, हमारा बैंकिंग सिस्टम है कि नहीं है? तो बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, प्राइवेट होता है, और उस प्राइवेट में हमारा ये सेगमेंटेशन क्या करता है, तो हमको एक्सेस राइट देता है। क्या देता है? एक्सेस राइट देता है। और एक्सेस राइट मिलने के कारण हमारा जो है, अगर डाटा है वो पब्लिकली एक्सेस के लिए हम राइट दे दिए हैं, तो वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज हो सकता है। अगर उसको प्राइवेट दे दिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के लिए यूज होगा, और प्रोटेक्टेड दे दिए तो सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन के लिए यूज होगा। तो ये हमारा जो है, सो जनरल भाषा में जाने तो ये हमारा सेगमेंटेशन हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। और सिक्योरिटी प्रोवाइड किसके थ्रू करवाता है? तो एक्सेस राइट के थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, कि हमको एक्सेस राइट देने का हमारे पास प्रेफरेंस होता है। और C++ का प्रोग्राम उसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि हम उसमें अगर एक्सेस राइट देते थे तो जैसा हम चाहते थे वैसा सिक्योरिटी हमको मिलता था। यही सेगमेंटेशन में हम पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, पूरे प्रोग्राम में तुम ये देखो तो कहीं भी पब्लिक यूज कर सकते थे, कहीं भी प्राइवेट यूज कर सकते थे। जिसको हमको पब्लिक करना होता था उसको पब्लिक, और उसके बाद नीचे अगर प्राइवेट कर दिए तो निचला प्राइवेट हो जाता था, या फिर उसके नीचे प्रोटेक्टेड कर दिए तो वो प्रोटेक्टेड हो जाता था। तो ये पूरे प्रोग्राम में हमको ये जो है छूट मिल जाता है कि कहाँ पे हमको कौन सा राइट किसको देना है। तो इसीलिए सेगमेंटेशन सिक्योर भी है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है। कंफ्यूजन और कोई? तो समझ में आएगा। आया समझ में बात? यस। तो लिखो इसको।